Hello students, welcome back to Gurukul. As you all know that I am your cool guru. Okay? और जिस तरीके से हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, अब हम आ गए हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। तो भाई यहां पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पीपल्स भी रिसोर्स हो सकते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने अपने पढ़ा था कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और इनको हम एज अ रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनका इस्तेमाल करके हम फिर प्रोडक्शन कर रहे थे। अब हमारे पास एक चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है पीपल एज अ रिसोर्स, यानी अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रिसोर्सेज का मतलब होता है वुड, रिसोर्सेज का मतलब होता है कोल, रिसोर्सेज का मतलब होता है आयरन। बट क्या हम भी रिसोर्स हो सकते हैं? यानी कि आप स्टूडेंट हैं, मैं भी आपका टीचर हूं, योर मेंटोर, ठीक है? तो क्या हम भी रिसोर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हम रिसोर्स हो सकते हैं, ठीक है? एज लाइक यू, अभी आप लोग क्या कर रहे हो? अभी आप लोग गुरुकुल के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो आप एक जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है? बट आपको क्या मिल रहा है? अभी आपको एजुकेशन मिल रही है, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है। तो जब ये सारी चीजें किसी भी एक ह्यूमन पर खर्च करी जाती हैं, तो उससे हम एक ह्यूमन को कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ रिसोर्स। यानी कि कुछ इस तरीके से हम इसको यहां समझेंगे कि हमारे पास एक पर्सन है जिसका नाम है राम। ये कौन है? आपके मिस्टर राम है, ठीक है? और एक पर्सन है हमारे पास जिनका नाम है श्याम, ठीक है? अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा कि राम जो थे वो कभी स्कूल नहीं गए, बट श्याम जो थे उन्होंने अपनी एजुकेशन ली। तो राम जो होंगे अपनी एट द एंड ऑफ लाइफ या फिर अपनी पूरी लाइफ में वो कितना अर्न कर पाएंगे? लेस देन श्याम, ठीक है? क्योंकि शाम को क्या है? शाम को अच्छी हेल्थ कंडीशंस मिलेंगी, शाम को अच्छी हेल्थ हेल्थ मिली, शाम को अच्छी एजुकेशन मिली, जिससे वो अपना और ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएगा। बट राम के पास ये सारी चीजें नहीं थी। राम को ना एजुकेशन मिल पाई और ना ही उसके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हुई। तो होता क्या है कि किसी भी इंसान पर या पीपल पर जब हम लोग खर्च करते हैं तो वो कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि जो पीपल्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो शुरू से रिसोर्स नहीं होते, बल्कि उनको रिसोर्सेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम वही देखेंगे कि किस तरीके से एक पीपल को हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अब देखो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन भरी पड़ी है, ठीक है? हम लोग पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा आगे हैं, चाइना के बाद हम इंडिया आता है, ठीक है? तो ये जो इतनी सारी पॉपुलेशन है, क्या ये हम लोगों के लिए भार है? भार का मतलब क्या ये पॉपुलेशन हमारे ऊपर भारी पड़ रही है? क्या इंडिया इनको फीड नहीं कर पा रहा है? क्या इंडिया के लिए ये पॉपुलेशन बहुत बड़ी दिक्कत है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लार्ज पॉपुलेशन को देखने के हमारे दो एस्पेक्ट होते हैं। एक ये होता है कि हम अपने लार्ज पॉपुलेशन को लायबिलिटी मानेंगे, एक हमारा ये होता है कि हम अपने उसी लार्ज पॉपुलेशन को एसेट माने। अब ये लायबिलिटी और एसेट क्या होता है? देखो लायबिलिटी का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो हमारे ऊपर एक डेब्ट है जिसे हमें पे करना है, यानी कि वो हमारे बहुत ज्यादा खर्चे लेकर आ रहा है, जस्ट लाइक कि आपने लोन ले लिया, लोन आपका लायबिलिटी है। एसेट होता है जो आपको और ज्यादा अर्न करके देता है, जस्ट लाइक योर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर? तो यहां पर अपन दो एस्पेक्ट हो गए कि अब हम अपनी पॉपुलेशन को, इंडिया की पॉपुलेशन को किस एस्पेक्ट से हम देख रहे हैं। क्लियर? तो यहां पे हमें अपने एस्पेक्ट को चेंज किया, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एस्पेक्ट को चेंज किया और हमने क्या किया? हमने अपनी ही पॉपुलेशन को एसेट के तौर पर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? तो भाई होगा कुछ यूं कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा आपके पास यूथ है वो कहां है? इंडिया में। और अगर हम इंडिया के इस यूथ को कन्वर्ट कर पाए रिसोर्स में, हम उसको कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? कि अगर हम उन लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करें, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें और अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तो हम उससे अपनी पूरी पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर पाएंगे एक वैल्यूएबल रिसोर्स में। सोच के देखो कि कोई एक गांव का पर्सन है, ठीक है, जिसको कोई अच्छी चीजें नहीं मिल पा रही है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पाई, प्राइमरी एजुकेशन मिल गई तो एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं मिल पाई, और दूसरी तरफ आप लोग हो जो आप अब 9th में पहुंच गए, कुछ में आप एलिमेंट्री में पहुंचोगे, कुछ सीनियर सेकेंडरी में आप पहुंचोगे। तो आपके पास जैसे जैसे एजुकेशन के एस्पेक्ट बढ़ रहे हैं, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, तो आप बीमार नहीं पड़ते हो। आप बीमार नहीं पड़ोगे तो ज्यादा एनर्जेटिक होकर ज्यादा काम करोगे। क्लियर? आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, तो यानी कि आप अपनी चीजों को
कन्वर्ट कर पाओगे, यानी कि उससे और ज्यादा इनिशिएटिव्स निकाल पाओगे। तो क्या होता है कि जब हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन है तो उस लार्ज पॉपुलेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिसोर्स में, और रिसोर्स में कन्वर्ट हम किस तरीके से करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग देम गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग। क्लियर? तो लार्ज पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जबकि हमें इसको ऐसे देखना चाहिए कि ये हमारे लिए एसेट है। क्लियर? और हमें इसको कन्वर्ट करना चाहिए अपने रिसोर्सेज में। क्लियर? चले भाई, अभी हमने क्या किया, अपने लोगों को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर लिया। तो भाई जब रिसोर्स में कन्वर्ट हो गए तो ये लोग काम कहां करेंगे? तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर इन एन इकोनॉमी। क्लियर? तो हमने इकोनॉमी में जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज थी उनको डिवाइड कर दिया। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 सेक्शंस बनाए। एक है आपके पास प्राइमरी एक्टिविटीज, आपकी है सेकेंडरी एक्टिविटीज, और आपकी होती है टर्शरी एक्टिविटीज। तो वो बहुत सिंपल सी चीज है। हमने अभी अपना लास्ट चैप्टर पढ़ा था पालमपुर के बारे में। पालमपुर जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज था, हम वहां घूमने गए थे, हमने वहां के लोगों के बारे में जाना था। क्लियर? तो वहीं से कुछ चीजें उठा के देखेंगे कि ये चीजें क्या होती है। ठीक है? देखो बहुत सिंपल सी चीज होती है। अगर हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं कि ये वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अब नेचर से किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे? जस्ट लाइक कि हमें कोल माइन से कोल निकालना है, ठीक है, हमें आयरन निकालना है, हमें पेट्रोलियम निकालना है। ये सब क्या होंगे? ये सब आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, जो कि हम ये जितने भी गुड्स हम यहां से एक्वायर कर रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। तो ये कहलाती हैं आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है? जस्ट लाइक आप अगर फिशिंग भी कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर भी कर रहे हो, ठीक है, ये सब आपका किस में आएगा? प्राइमरी एक्टिविटीज में, बिकॉज यू आर एक्वायरिंग द गुड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। उसके बाद आती है सेकेंडरी एक्टिविटी। जस्ट लाइक कि आपने सबसे पहले क्या लिया, आपके पास आयरन ओर आ गया। अब उस आयरन ओर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस आयरन ओर को हमें कन्वर्ट किस में करना होगा? आयरन में कन्वर्ट करना होगा। तो जो चीजें हमें नेचर से मिलती हैं उसको हम रॉली इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको हमें प्रोसेस करना पड़ता है ताकि वो हमारी नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक कन्वर्ट की जा सके, ताकि वो हमारे वांट्स को कंपीट कर सके, हमारी जो यूजेस हैं उसमें काम आ सके। क्लियर? तो उसके लिए आती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज। अभी सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या करती हैं? ये प्राइमरी एक्टिविटी से जो हमें गुड्स मिलते हैं उनको प्रोसेस करती हैं और उनसे वो सामान बना देती हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। जस्ट लाइक कि अगर आपके पास अभी मोबाइल फोन है, आपके पास टैबलेट है, या फिर आप लैपी में ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा किसके बने होते हैं? प्लास्टिक। और प्लास्टिक कहां से आ रही है? पेट्रोकेमिकल से। क्लियर? तो पेट्रोकेमिकल एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि हमें प्राइमरी एक्टिविटी से मिला, उसको हमने प्रोसेस किया और उससे हमने क्या क्या निकाला? उससे हमने पेट्रोल निकाला, उससे हमने आपका डीजल निकाला, वैक्स निकाला, केरोसिन ऑयल निकाला, हमने प्लास्टिक निकाला। ठीक है? तो क्या होगा कि जब हमने प्राइमरी एक्टिविटी के गुड्स को प्रोसेस किया और उससे एक नया गुड बना दिया, तो ये आ जाती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं अपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में। फिर आती है टर्शियरी एक्टिविटीज। ठीक है? अब कोई एक पर्सन है जो प्राइमरी एक्टिविटीज में गया और खेतों से लकड़ी ले आया या कुछ जंगलों से लकड़ी ले आया, उस लकड़ी को हमने क्या करा? सेकेंडरी एक्टिविटी के जरिए फर्नीचर में कन्वर्ट करा। क्या ये फर्नीचर सबके पास अवेलेबल होगा? नहीं, सबके पास ये अवेलेबल नहीं होगा। हमें ये लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन जो आता है वो आता है आपका टर्शरी एक्टिविटी में। ये टर्शरी एक्टिविटी क्या होता है? ये टर्शरी एक्टिविटी आपके सपोर्ट करता है सेकेंडरी एक्टिविटी को और प्राइमरी एक्टिविटी को। किस तरीके से फ्लो करता है? ताकि प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटीज जितनी भी हो रही हैं उनका इजी फ्लो चलता रहे। अब जैसे कि आपके पास कोई कोयले की खदान है, वहां से कोयला आ रहा है, लेकिन उस कोयले को हमें कहां तक पहुंचाना है? जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और वहां पे उसको कैसे पहुंचाया जा सकता है? विद अ गुड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब तक हमारे पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हम प्राइमरी एक्टिविटीज के गुड्स को नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। किस तक? अपने कंज्यूमर्स तक। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी इस दिक्कत को खत्म कर देता है, जो कि एक टर्शरी एक्टिविटी है। फिर टर्शरी एक्टिविटी में आपका बैंकिंग आ जाता है, यानी कि अगर आपको ट्रांजैक्शंस करने, जस्ट लाइक बायर्स एंड सेलर्स, और इनको ट्रांजैक्शन करने, इनको पैसा ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए हम बैंक्स का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआईस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे पास मनी सिक्योरिटी हो जाती है, यानी कि पैसा लॉस्ट हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, ऐसे कोई भी डर नहीं होता। ठीक है? तो टर्शरी एक्टिविटी मेनली क्या करता है? टर्शरी एक्टिविटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज जो होती हैं, यहां से आपको गुड्स मिलते हैं। ठीक है?
तो अभी क्या है, ये हमारे पास एक्टिविटीज है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शियरी एक्टिविटीज। अब ये बिलोंग कहां से करते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज बिलोंग करती हैं प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी एक्टिविटीज बिलोंग करती हैं सेकेंडरी सेक्टर से और टर्शियरी एक्टिविटीज बिलोंग करती हैं आपके टर्शियरी सेक्टर से। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पर आपके यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि टर्शियरी एक्टिविटीज में ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो जाता है आपका? कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है ना, आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ पा रहे हो, ये किसकी वजह से हो पा रहा है? कम्युनिकेशन की वजह से, कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका? एक मोड ऑफ टर्शियरी सेक्टर। ओके, चलें भाई, अब हम आगे देखते हैं। क्लियर? अब देखो, हमने ये बचपन से पढ़ते आए, हमने कई बार पढ़ा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स। क्लियर? कि एक होती हैं आपकी मार्केट एक्टिविटीज और एक होती हैं आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, जिसको हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट एक्टिविटीज क्या होती है? यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो आप अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए करोगे, वो सब आपकी मार्केट एक्टिविटीज कहलाएगी। ठीक है, जस्ट लाइक के मैं कहीं पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और वहीं पर वहां से पढ़ाने के मैं पैसे ले रहा हूं। ठीक है, तो मैंने सर्विस प्रोवाइड करी और उसके बदले में मैंने वहां से कुछ उनसे कंपनसेशन लिया, तो ये क्या रहेगा? मेरा मार्केट एक्टिविटी। क्लियर? नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होगा? कि मैंने किसी को पढ़ाया, क्लियर, और मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। क्लियर? तो ये मेरा नॉन मार्केट एक्टिविटी है। इसको हम एक तरीके से और समझेंगे, जैसे हम सबकी मम्मीज हैं, क्लियर, अब मम्मी जो घर में खाना बना रही हैं, क्या उन्हें उस खाना बनाने के पैसे मिलते हैं? नहीं, उन्हें उस पैसे नहीं मिलते। तो वो जो खाना बना रही है, ये घर का काम कर रही है, वो किसके लिए कर रही है? वो अपना वेलफेयर के लिए कर रही है, अपनी फैमिली के डेवलपमेंट के लिए कर रही है, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए कर रही है, जिसके बदले में उन्हें कुछ भी कंपनसेशन नहीं मिलता। अगर वही लेडी खाना किसी रेस्टोरेंट में या होटल में बनाए तो क्या होगा? उसको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम घर पे बना रहे हैं, अपने खुद के लिए वो सारे काम कर रहे हैं, तो वो सब होती हैं आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, और जब हमें किसी काम को करने के पैसे मिलते हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, चलें अब बात करते हैं कि जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है, जो हमारे पास पीपल्स हैं, उनको हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपको बताया था कि हमारे पास तीन चीजें होती हैं जिससे हम अपने लोगों को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी एजुकेशन, दूसरी चीज आ जाती है आपकी हेल्थ और तीसरी चीज आ जाती है आपकी ट्रेनिंग। तो वन बाय वन करके इसको देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो किसी भी एक ह्यूमन को ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, तो वो सोचने की चीज है कि ह्यूमन क्या है। देखो, जितने भी लोग तुम्हें सब अपने पास मिलेंगे सभी ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, बट सम पीपल्स आउट ऑफ देम वो अच्छे बिहेवियर के नहीं होते, अच्छे लोग नहीं होते। ठीक है, बिकॉज मे बी दे हैव लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बट जब भी हमें कोई एजुकेटेड पर्सन से हम मिलते हैं ना, तो उसको देखते ही पता चल जाता है यार ये बंदा ना एजुकेटेड होगा। उसको उससे बात करने में कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना, थोड़ा डाउन फील होता है। ये तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एजुकेशन ने उसका डेवलपमेंट किया। जितना ज्यादा वो एजुकेटेड होता चला गया, उससे उतना ही ज्यादा उसका खुद का डेवलपमेंट होता चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट्स है, जैसे कि वुमेन with high education and skill formation are paid high than that of above kids। क्लियर? यानी क्या है कि अभी हमने ऊपर देखा था नॉन मार्केट एक्टिविटी, जिसमें एक वुमेन काम कर रही है और उसको उसके कोई पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन अगर हम उसी वुमेन को और ज्यादा एजुकेट कर देंगे, उसके अंदर और ज्यादा स्किल डेवलपमेंट कर देंगे, तो वो बाहर जाके बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकती है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में अब क्या हुआ है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, दो सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें सारा काम वे ऑफ चले, ऑर्गेनाइज सेक्टर, और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज जिसमें कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं होता है। तो अभी ये जो वुमेन्स हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हैं, जस्ट लाइक टीचिंग एंड नर्सिंग। इस टीचिंग और नर्सिंग में वुमेन्स ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है। क्लियर? और ये किसकी वजह से हो पाया है? एजुकेशन की वजह से। कुछ वुमेन्स जो हैं उनको पास हाई एजुकेशन होती है, तो वो बाकी सारी सर्विसेज भी करने लग जाती हैं, जैसे कि साइंटिस्ट बन जाती हैं, आईटी फील्ड में चली जाती हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कल्पना चावला को। ठीक है, वो भी आपकी एक वुमेन थी, बट उनके पास एक हाई एजुकेशन थी, तो वो चांद तक गई। क्लियर? कुछ हमारे इंडिया में ऐसे जिनके पास बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, तो वो आप सोच सकते हैं कि
उनका कंपैरिजन आप करके देख सकते हैं कल्पना चावला से, क्योंकि कल्पना चावला और एक जनरल वुमेन दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों में जो फर्क आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, आपके एजुकेशन का। तो एजुकेशन आपके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट इस तरीके से करेगा। अब इंडिया में स्टैटिस्टिक्स शो करता है कि एजुकेशन, हेल्थ और स्किल ये इंक्रीज करती है आपकी अर्निंग्स, ठीक है। और एक मेरा स्टैटिस्टिक है कि जितने साल आप पढ़ोगे, ठीक है, तो अगर जैसे कि आपने एक साल आप ज्यादा पढ़े, ठीक है, तो इससे आपकी जो इनकम होगी ना वो 10% तक का इंक्रीमेंट आपको देके जाएगी। ये मेरा अपना स्टैटिस्टिक है। क्लियर क्या है कि अगर आप एक साल ज्यादा एजुकेशन लोगे तो उससे आपकी इनकम 10% तक इंक्रीज कर पाएगी, जबकि अगर आप नहीं लेते तो आपकी उतनी इनकम नहीं होती। तो यहाँ स्टैटिस्टिक शो कर रहा है कि जितना ज्यादा हमारे पास अच्छी हेल्थ, एजुकेशन और ट्रेनिंग होगी उतनी ही ज्यादा हम लोग अर्निंग्स भी कर पाएंगे। इंडिया में बहुत सारे वुमेन्स जो हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, या फिर वो लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो पाते तो उनको अच्छी वेजेस भी नहीं मिल पाती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कुछ लेडीज होती हैं, कुछ वुमेन्स होती हैं जो काम करती हैं, लेकिन क्योंकि वो स्किल्ड नहीं होती हैं तो क्या होता है, उनको अच्छी सैलरीज नहीं मिल पाती हैं। लेट्स से कि हमारे यहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, क्लियर, ये देखो मैंने एक रोड बना दिया, ठीक है ना। अब ये जो रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, इसमें दो तरीके की लेडीज काम कर रही है। एक वो लेडी है जो इंजीनियर है, जिसने जो इस रोड के आर्किटेक्चर को या जो भी कुछ रोड के बनाने में होता है वो उसको देख रही है, और बाकी सारी जो गांव की वुमेन्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो झाड़ू लगा रही हैं, टारकोल लेकर आ रही हैं, सीमेंट लेकर आ रही हैं, ठीक है। देखो रिसोर्स हमारे पास सेम है, वो क्या है, वुमेन, लेकिन दोनों की अर्निंग्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों के स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये क्यों हो पाया, ये सिर्फ इसलिए हो पाया एजुकेशन के जरिए, क्योंकि दोनों ही वुमेन जो है वो एक ही गांव से बिलोंग करती हैं, लेकिन क्या हुआ कि जिसने एजुकेशन ली वो वहां की इंजीनियर बनी, और जो एजुकेशन नहीं ले पाए उनके पास क्या हुआ, ना तो उनकी हेल्थ अच्छी है और उनकी अर्निंग्स भी अच्छी नहीं है। क्लियर। प्लस दूसरी चीज क्या होता है कि जब ऐसी अनएजुकेटेड वुमेन्स को लो वेजेस मिलती है ना, तो उनको सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिल पाती, यानी कि उनको मैटरनिटी लीव भी नहीं मिल पाती है। इफ अगर कोई भी वुमेन आपकी प्रेग्नेंट है और ठीक है उसके 9 मंथ्स कंप्लीट हो ही रहे, तो वहां क्या होगा कि उसको मैटरनिटी लीव्स नहीं मिल पाती ताकि वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाए। अगर वो बीमार है तब भी उसको फिर वो काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे इन चीजों की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कमी रहती है, ठीक है। और इसलिए इस सेक्टर को हम इर्रेगुलर बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अपने लोगों की सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है क्वालिटी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की क्वालिटी, हमारे यहाँ तो क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो क्वालिटी पॉपुलेशन क्या है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है कि हम लोगों की स्किल्स कितनी है, हम लोगों के पास एजुकेशन कितनी है, ठीक है, इस चीज पे। क्लियर। तो हम लोगों की ना बहुत सारे पॉपुलेशन है, बहुत हम लोगों का पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। और अभी हमने देखा कि हमारे पास दो एस्पेक्ट है, चाहे तो हम इसे लायबिलिटी मानेंगे, चाहे तो हम इसे एसेट मानेंगे, बट एसेट मानते हुए चलते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर रहेगा। तो क्या है कि क्वालिटी पॉपुलेशन डिपेंड करती है हमारे स्किल्स पे, हमारी एजुकेशन पे और हमारे हेल्थ पे, ठीक है। तो हम लोगों की क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। अभी आप, ठीक है ना, तो अभी हो सकता है कि आपके शायद बाल मम्मी काट देती हूँ, ठीक है ना, वो इधर से करके ऐसा काटती है ना। और अभी जैसे आप 9th में हो, फिर 10th में आओगे, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन। अब जब ग्रेजुएशन में आप आ जाओगे तो आपके पास जो एजुकेशन होगी ना वो आज के मुकाबले में 5 साल की ज्यादा होगी, ठीक है। और उस टाइम जब आप आज की फोटो देखोगे ना तो यार अपने आपको देखोगे अरे यार मैं कैसा था, ठीक है। और ग्रेजुएशन में आके फिर देखोगे यार अभी तो मैं बहुत अच्छा हो गया, और देखो 9th में मैं कैसा था। तो ये देखो क्यों हो पाया, ये आपके एजुकेशन की वजह से हुआ। आपके पास जितनी एजुकेशन आई, आपको जितना बाहर एक्सपोजर मिला, आपने उतनी ही ज्यादा ट्रेंड्स को पहचाना, आपने उतनी ही ज्यादा देखा कि मेरे पास कपड़े पहनने का तरीका मेरा क्या होना चाहिए, तो है ना। इस तरीके से कोई भी एक हेल्दी और एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो हमारी कंट्री के लिए एसेट होता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन है, हेल्दी पर्सन नहीं है, तो वो कभी भी हमारी कंट्री के लिए एसेट नहीं होगा। अब जैसे मानो कोई आपके बुजुर्ग है, ठीक है, वो और क्या नाम है काफी ज्यादा बीमार रह रहे हैं, या कोई एक हेल्दी पर्सन भी है, सॉरी हेल्दी पर्सन नहीं बल्कि आपका कोई एक यंग पर्सन है लेकिन वो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, तो वो हमारी कंट्री के लिए एक लायबिलिटी होगा, क्योंकि हमें उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा।
अगर वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो हमें क्या करना होगा, हमें उसका फ्री ट्रीटमेंट देना होगा, यानी कि वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होगा। जबकि ऑन दी अदर हैंड सेम एज का एक पर्सन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी उसके पास हेल्थ है, अच्छी उसके पास स्किल्स है, तो वो हमारी कंट्री को और ज्यादा कमा कर देगा, तो वो होगा हमारे लिए एसेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे और ज्यादा देखते हैं एजुकेशन के बारे में। ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करा, हम कहां थे और कहां से कहां आ गए। ठीक है, देखो सब क्या था, इनिशियल एजुकेशन गिव्स फ्रूट इन द फ्यूचर बाय सिक्योरिंग अ गुड जॉब। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है कि अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ लोगे, ठीक है ना, एक टाइम से अपनी पढ़ाई को शुरू करोगे, अच्छी एजुकेशन आप लोगे, तो आज की एजुकेशन, आपकी आज की मेहनत आपको आने वाले टाइम पे फ्रूट्स देगी। फ्रूट्स मतलब आपको एक अच्छी जॉब डेसिग्नेशन प्रोवाइड करेगी विद अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। ठीक है, तो जब मम्मी पापा कहते हैं ना कि बेटा पढ़ लो, तो बेटा पढ़ लिया करो। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपकी आज की जो मेहनत है वो आपको आने वाले टाइम पे क्या देगी, अच्छे फ्रूट्स प्रोवाइड करेगी। क्लियर, समझ लो ना। फिर एजुकेशन ओपन न्यू डायमेंशन। अब देखो तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, अगर जैसे मानो कि अगर तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे हो या तुम्हारा पढ़ने का शौक नहीं है, तो क्या होगा, तुम्हारे नए डायमेंशंस नहीं ओपन हो पाएंगे। जब हमारे पास एजुकेशन होती है तो हमारे पास नए नए डायमेंशंस ओपन होते हैं कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं। एजुकेशन जो होता है वो हमारी सोसाइटी की ग्रोथ करती है। सोसाइटी की ग्रोथ कैसे करेगी, मतलब अगर मैं एजुकेटेड हूं तो उससे मेरी सोसाइटी की ग्रोथ कैसे होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, देखो आप एजुकेटेड हो, आप अच्छे ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, आपको ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, तो आपको देख के बाकी के लोग भी बदलना खुद को शुरू कर देंगे। ठीक है ना, कितनी बार ऐसा होता है कि आपका कोई फेवरेट हीरो, आपकी कोई फेवरेट हीरोइन ने कोई ड्रेस अप लिया और आप फौरन से कहते हो कि नहीं भाई मुझे भी यही चाहिए। तो क्या हो रहा है कि किसी एक के करने से बाकी सारा ट्रेंड भी नीचे फॉलो हो रहा है। तो जब आप एजुकेटेड होगे तो आप भी अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करोगे। फिर जितनी ज्यादा आपके पास एजुकेशन होगी तो एज पर माई स्टैटिक 1 साल की ज्यादा एजुकेशन 10% का इनकम का इंक्रीमेंट। तो जितनी अच्छी आपके पास एजुकेशन होगी आप हमारी नेशनल इनकम यानी कि कंट्री की नेशनल इनकम में भी उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, अब देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने गर्ल्स की एजुकेशन पे काफी जोर दिया, क्योंकि जब हमारे पास देश आजाद नहीं हुआ था या फिर नए नए हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि गर्ल्स को इतना एजुकेशन के लिए प्रमोट नहीं किया जाता था। इवन प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी उनको मना कर दिया जाता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गर्ल्स की एजुकेशन पे ज्यादा एम्फेसिस दिया। अब हमारी करंट स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, जिस रिसेंट ईयर की हमारी स्टैटिस्टिक कह रही है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रही है वो कितना कर रही है, 54,874 करोड़, दैट इज ऑफ 3.1% ऑफ जीडीपी। तो क्या फिगर देखते हैं तो फिगर लग रही है 54,000 करोड़, एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। क्या ये एजुकेशन के लिए काफी है? नहीं, अभी भी हमारे लिए जीडीपी का कम से कम 5% हमें अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना होगा ताकि हम अपनी एजुकेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएं। बट दिस 3.1% इज मच मोर देन द ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी कि जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे या इंडिपेंडेंस के बाद पे जो हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे थे, आज उसके मुकाबले में काफी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और इसी वजह से इंडिया में इतना ज्यादा स्किल डेवलपमेंट हुआ है कि आप अगर अमेरिका में चले जाएं या किसी भी कंट्री में, तो वहां पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको इंडियन सीईओज मिलेंगे। Clear? That is because of the investment increased by the Indian government on the education sector. अब इंडिया में जो करंट लिटरेसी रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 77.70%. That is enough when we compare this percentage with the इनिशियल ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास बिल्कुल भी लिटरेसी नहीं थी, लेकिन आज की लिटरेसी हमारे पास उसके मुकाबले में काफी ज्यादा है, लेकिन अभी भी इसमें इंक्रीमेंट होना बाकी है। अब गवर्नमेंट ने और किस तरीके से इनिशिएटिव्स किए, गवर्नमेंट ने ओपन किए आपके नवोदय विद्यालय, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने अपने ये सेटअप्स लगाए। फिर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ताकि हम यहां पे और इस सर्व शिक्षा अभियान में क्या किया कि गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ में और लोकल गवर्नमेंट के साथ में, ताकि एजुकेशन को और ज्यादा प्रोमोट किया जा सके। अब यहां पे क्या था, गवर्नमेंट को फिर कुछ प्रॉब्लम आने लगी कि गवर्नमेंट ने देखा कि लोग अब भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे थे। क्लियर, क्योंकि उन्हें डर था, क्योंकि इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो यहां पे माँ बाप को डर रहता था कि मेरे बच्चे को अगर मैं पढ़ने के लिए भेजूंगा तो घर में खाने को कहां से आएगा, इसलिए वो बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते थे, बल्कि क्या कहते थे कि जाओ कमा के लाओ
और उसी से घर में खाने को आएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या, और माँ बाप को यहाँ बड़ा डर रहता था कि मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड कर दी मिड डे मील। अब ये जो मिड डे मील प्रोग्राम था ना, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था ताकि हम यहाँ पे पेरेंट्स को अट्रैक्ट कर पाए, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें पढ़ने के लिए। और गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से हमारे इकोनॉमी में, हमारे इंडिया में जो एजुकेशन की अटेंडेंस थी, ठीक है, वो बहुत तेजी से रोज करी और इससे हमारा जो एजुकेशन का लेवल था वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करा। और मिड डे मील में जो खाना बच्चों को प्रोवाइड किया जाता था वो न्यूट्रिशियस खाना प्रोवाइड कराया जाता था, जिससे इकोनॉमी में हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इंप्रूव हुआ और अटेंडेंस भी इंक्रीज हो गई। यानी कि ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन पे भी प्रोमोट किया, जिसमें गवर्नमेंट अभी यहाँ पे जो चला रही है वो आपके मूक्स प्रोग्राम चला रही है, ठीक है, MOOC, ठीक है। ये मूक्स प्रोग्राम क्या होते हैं, आपके ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप घर बैठे एजुकेशन ले सकते हो। डिस्टेंस एजुकेशन होता है कि आप वर्किंग हो, ठीक है, आप किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो, यू हैव टू अर्न फॉर योर फैमिली, तो उस टाइम पर भी आप कुछ कोर्सेज करके अपने और ज्यादा स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो। फिर पिछले 60 इयर्स में, ठीक है ना, ओवर द 6 डिकेड्स, यहां पे हमारे पास यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो करें। और ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इंडिया में इतने ज्यादा हैं कि हमें किसी किसी सिटीज में हर कुछ टाइम के बाद में कोई कॉलेज मिल जाता है। हर सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हो रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमारे पास हो रही हैं, और इससे क्या हो पा रहा है, हम लोगों को और ज्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, लोगों के पास अल्टरनेटिव्स हो पा रहे हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के बाद हम बात कर रहे थे रिसोर्स, पीपल को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, और वो सेकंड चीज हमारे पास यहां पे आती है हेल्थ। अब देखो बेटा, हेल्थ में क्या होता है कि हेल्थ हमारी बेसिक एमिनिटी होती है। तो भाई अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्या सर ये हमारे पास हेल्थ हमारे लिए ज्यादा जरूरी है या एजुकेशन हमारे लिए ज्यादा जरूरी है? तो जरूरी हमारे लिए दोनों चीजें हैं, बट इन कंपैरिजन ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन हमारे लिए यहाँ पे हेल्थ जो होती है वो प्राइमरी एमिनिटी होती है। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि यार हम पैदा होते स्कूल चले जाएंगे, ठीक है ना, स्कूल जाते जाते हमें क्या टाइम लग जाता है, 2.5 साल 3 साल की उम्र होती है जब हम स्कूल जाते हैं, जो कि मेरे लिहाज से कम है थोड़ा। अरे बाद में बोला यार बच्चे को तो ना अभी से पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या कि लेट्स से अगर हम 3 साल की उम्र से हमें स्कूल भेज दिया गया, ठीक है, तो उस 3 साल तक जो था वो हमारी मदर ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें नर्चर किया, हमें ABCD सिखा दी, कुछ पोएम सिखा दी, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले क्या था, इन्वेस्टमेंट हमारे किस पे हो रहा था, हेल्थ पे हो रहा था, ठीक है ना, ताकि तुम्हें और मुझे अच्छे सेरेलैक मिल सके, हॉर्लिक्स मिल सके, ये जो भी बेबी फूड्स होते हैं, ठीक है, हॉर्लिक्स तो नहीं होते, ठीक है ना, जो भी बेबी फूड्स होते हैं वो मिल सके। तो वहां पे क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हेल्थ पे। तो इसलिए हेल्थ क्या है, हेल्थ आपकी बेसिक और प्राइमरी एमिनिटी है, और ये जो होते हैं वो हर किसी के लिए है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हेल्थ जो है वो एजुकेशन से पहले आती है, ठीक है। और किसी भी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में लोगों के इंप्रूवमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली चीज जो आती है वो आपकी हेल्थ ही आ जाती है, ओके। अब इंडिया में जो हमारी नेशनल पॉलिसी है वो भी इसी चीज पर फोकस कर रही है कि हम लोगों को हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी दे पाए। अब ये एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है, ताकि सब तक इसका एक्सेस पहुंचे, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किए, गवर्नमेंट ने गांव में भी अपने क्लिनिक्स ओपन करवा दिए, गवर्नमेंट गांव में अपने हॉस्पिटल्स ओपन करवा दिए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट आपको यहाँ पे क्या दे रही है, मोहल्ला क्लिनिक प्रोवाइड कर रही है। ये एक इनिशिएटिव्स हैं ताकि हम लोगों को एक्सेसिबिलिटी दे पाए हेल्थ के लिए। फिर पिछले 5 डिकेड्स में, यानी कि ओवर द 50 इयर्स, इंडिया ने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। अगर इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखना चाहेंगे कैसे इंप्रूव करा है, तो हम यह देख सकते हैं कि अभी हमारा कोविड-19 का टाइम पीरियड था जहां पे हमारे पास बेड्स की कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी। तो यहां पे भी गवर्नमेंट ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, नए हॉस्पिटल्स को सेटअप किया गया, बेड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज किया गया, ऑक्सीजन प्लांट्स इंप्लीमेंट किए गए ताकि हेल्थ को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सके। और ऐसे ही बहुत सारी जगहों में अभी भी मौजूद हैं, ऐसी बहुत सारी जगहें जहां पे आज भी हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही हैं, बट हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है वहां तक पहुंचने के लिए, ताकि लोगों को हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी पूरे इंडिया में दी जा सके। अभी इंडिया में जो करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आपकी कितनी है, अराउंड 70 ईयर्स ऑन एन एवरेज, ठीक है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका कितना है, जो कि 2019 और 2021 की फिगर्स आपको दिखा रही है, जो कि आपका 25 आ गया है, और ये पहले कितना हुआ करता था, 35, 45, 50 के अकॉर्डिंग। डेथ रेट जो है वो 2019 में आपका कितना आ गया है, 6 पर, जो कि अराउंड कितना हुआ करता था आपका 8 और 9, क्लियर।
इंडिया में 529 मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं, 313 डेंटल कॉलेजेस अवेलेबल हैं, और ये एक अच्छा अमाउंट है। फिर इसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किए जा रहे हैं ताकि हेल्थ को और ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके। अब सबसे ज्यादा जो कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास मौजूद हैं वो किन स्टेट्स में? हमारे पास इसमें आंध्र प्रदेश आ जाता है, ठीक है, हमारे पास कर्नाटका आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है और तमिलनाडु आ जाता है। ओके, अब देखो देखते हैं कि हमने लोगों को हेल्थ दी, हमने लोगों को एजुकेशन दिया, साथ में स्किल्स और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास इंडिया में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। ठीक है, अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, इस अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये आपकी वो कंडीशन होती है कि जब जहां लोग काम करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो यहां क्या होता है कि कोई एक पर्सन है जो ये कह रहा है कि यार मैं वैसे तो 400 रुपए लेता हूं, लेकिन मैं अगर तुम 200 रुपए दोगे ना तो मैं उस पर भी काम कर लूंगा, लेकिन उसको वो पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं, यानी काम की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोल देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट हम किसको बोलते हैं? क्या हमारे घर में जो छोटा सा बच्चा है, हमारे बुआ का बेटा, क्या वो भी अनएम्प्लॉयड है? नहीं, वो अनएम्प्लॉयड नहीं। मेरे घर में जो दादाजी बैठे हैं, क्या वो भी अनएम्प्लॉयड है? नहीं, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को जो हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं 15 से लेके 59 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है, यानी कि 15 साल से लेके 59 इयर्स के बीच में जितने भी लोग हैं, अगर ये काम नहीं कर रहे हैं या इनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो ये कहलाएंगे आपके अनएम्प्लॉयड। इंडिया में यहां पर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल जाता है। अभी हम देखेंगे कि रूरल, गांव में अनएम्प्लॉयमेंट अलग तरीके का है और शहर में अनएम्प्लॉयमेंट अलग तरीके का है। अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज यानी कि गांव में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दो तरीके का है, एक सीजनल है और एक आपका डिसगस्ड है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपका क्या है, यानी एक पर्सन है, कोई स्मॉल फार्मर है जो वीट उगाता है, वो गेहूं उगाता है, तो गेहूं उगाने का टाइम पीरियड आपका क्या होता है, सर्दियों का टाइम पीरियड होता है। तो उसने गेहूं उगाया, गेहूं की हार्वेस्टिंग करी, अब उसको हार्वेस्ट करने के बाद अब वो पूरे टाइम बैठा रहेगा, कब तक, जब तक कि दोबारा वो गेहूं के सीड्स को सो नहीं करेगा। तो जितने टाइम, यानी कि 2-3 महीने तक तो वो एम्प्लॉयड रहा, बाकी 8 से 9 महीने वो क्या रहेगा, आपका अनएम्प्लॉयड रहेगा। ऐसे को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब जहां लोगों को पूरे साल काम नहीं मिल पाता, मतलब काम तो मिलता है लेकिन पूरे साल के लिए नहीं मिलता, तो ऐसे को हम बोल देते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा आता है आपका डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिस्कस किस तरीके से करेंगे, लेट्स से कि हमारे पास एक फार्म है, ठीक है ना। अब इस फार्म में क्या है कि रामू काम करता था, रामू की वाइफ काम करती थी और रामू के 2 बेटे काम करते थे। ठीक है, और इन लोगों की जो एज है वो 15 से लेके 59 इयर्स के बीच में है। क्लियर, इनका एक और बेटा था, ठीक है, तो जिसकी एज कुछ भी रही हो, 13-14 के लेट से हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, या फिर लेट से उसकी एज हम मान लेते हैं कि उसकी एज 18 इयर्स है। ठीक है, तो उसने भी इसको ज्वाइन कर लिया, यानी कि वो भी अब फार्म में काम करने लगा। देखो पहले जो थे वो हमारे पास ये 4 लोग काम कर रहे थे, ठीक है ना, और इन 4 लोगों से जो हमारी अर्निंग्स हो पा रही थी वो कितनी हो पा रही थी, अराउंड 10,000 रुपीज। तो ये जो 5वां इंसान हमारे साथ जुड़ा है, ये जो पांचवां पर्सन इस फार्म में जुड़ा है काम करने के लिए, क्या इससे हमारे खेत का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा? जैसे इसने खेत में एंट्री ली, जो आपके मतलब पौधे थे वो देख के डर गए कि नहीं नहीं हमें तो जो है वो और ज्यादा प्रोडक्शन देना पड़ेगा अभी आगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अभी जब 4 लोग एक फार्म के लिए कॉम्पिटेबल हैं और वही मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पर्सन की जरूरत नहीं है, और एक एक्स्ट्रा पर्सन वहां पे काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो दिखने में तो क्या लगेगा कि ये काम कर रहा है, बट एक्चुअली उससे तो कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही ना, इनकम तो हमारी वहीं की वहीं रहेगी। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे दिखने में तो लगता है कि काम कर रहा है बट वो एक्चुअली कोई काम नहीं होता, यानी कि वो असल में एम्प्लॉयड नहीं होता है। तो ये ऐसा कहलाता है, ये कहलाता है आपका डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो था आपका गांव का हाल। अब आते हैं अपने शहर की तरफ, तो शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है? तो भाई शहरों के हाल जो है वो थोड़े गांव से अलग है। जिन चीजों का इन्वेस्टमेंट करके हम लोगों को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो रिसोर्सेज मिलने के बाद भी
वो सब चीजें मिलने के बाद भी लोग रिसोर्सेज में कन्वर्ट तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, तो अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो यहां जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है वो एजुकेटेड लोगों में मिलता है। गांव में तो चलो फिर भी ठीक है कि हम एक कंडीशन कह सकते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए अनएम्प्लॉयड है, लेकिन शहरों में जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है वो कैसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं वही अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, और जो रेशियो है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में वो इंक्रीज हुआ है ज्यादा एजुकेटेड लोगों में अगर हम उसको कंपेयर करें अनएजुकेटेड लोगों से। यानी कि एक कोई गांव का पर्सन है, ठीक है, मतलब एक गांव है और एक शहर है, ठीक है, तो जो शहर का अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन ऑफ अ विलेज। ठीक है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड है ना यार वो कोई भी काम कर लेगा, पर जो हम एजुकेटेड हो जाते हैं ना, एजुकेटेड होने के बाद में हमें कोई काम करने में शर्म आती है। क्लियर, तो वो कोई एक पर्सन है, लेट से कि वो अगर रिक्शा चला रहा है, रिक्शे से थोड़ा सा ऊपर एग्जांपल ले लो, जैसे कोई चाय बेच रहा है या वो कोई और काम कर रहा है, कोई मैकेनिक है, तो वो कितनी अर्निंग्स कर लेता होगा। देखने में तो ऐसा लगता है कि यार इसने ऐसे कपड़े पहने, क्या कमाता होगा। ठीक है, तो असल में क्या होता है कि हम लोगों के ड्रेसेस अच्छे हैं, ठीक है, बट क्या है कि हम लोगों की अर्निंग्स उतनी नहीं है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं, ठीक है, कैजुअल लेबर नहीं कहेंगे तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, इनकी अर्निंग्स काफी अच्छी होती हैं, ये अराउंड 30, 40, 50, और कुछ जो अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज कर पाते हैं वो लाख ऑफ रुपीज तक अर्न कर लेते हैं। यहाँ लोग एजुकेशन लेने के बाद भी इतना अर्न नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए अभी ये जो स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक्स हमारा अभी शो कर रहा है कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा बड़ा है, और जबकि जो अनएजुकेटेड सेक्टर है उसमें इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्लियर, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लियर, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।